फ्रेंड्स, वेलकम टू गर्व एजुकेट्स। और मैं स्वागत करता हूं आपका वीडियो के दूसरे पार्ट में। देखिए, हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे, मैंने आपको पढ़ाया था द एंड ऑफ बायोपोलरिटी। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से दो देशों की विचारधारा के बीच में एक लड़ाई चल रही थी 1945 के बाद से। हालांकि वर्ल्ड वॉर 2 में इन विचारधाराओं की लड़ाई आपको देखने मिली, लेकिन ये थोड़ा इंटेंस जब हो गई जब कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी, यानी कि अमेरिका और रशिया के बीच की मैं बात कर रहा हूँ। किस तरह से सोशलिज्म, जो कि रशिया की एक आइडियोलॉजी थी, और कैपिटलिज्म, जो कि अमेरिका की एक आइडियोलॉजी थी, इनके बीच में बहुत सारे आप कह सकते हैं क्रैशेस चल रहे थे उस समय पे। और 1945 के बाद कोल्ड वॉर, इसी का एक नतीजा था कि क्यों ये गुट बनाने में लगे हुए थे, यानी कि ग्रुपिंग्स में लग रहे थे, बड़े से बड़े देशों को या इकोनॉमिकली स्टेबल देशों को अपने साथ मिलाना चाहते थे। तो इसी चैप्टर में मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि जो सोवियत यूनियन था, जब वहाँ पे रशियन रिवॉल्यूशन शुरू हुए, उसके बाद में 1916 के दौर के बाद में किस तरह से 1991 तक आते आते सोवियत यूनियन कई हिस्सों में टूट गया। तो ये सारा पोर्शन मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में कवर कर दिया था कि कैसे सोवियत यूनियन में क्या चीजें रही, क्या सिस्टम रहा, क्या लोगों की एस्पिरेशंस थी, किस तरह की कम्युनिस्ट पार्टी थी, किस तरह से ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज और वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज ने, पहले ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज अमेरिका के साथ मिली, जो वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज रशिया के साथ थी वो परेशान थी, किस तरह से उनसे अलग होना चाहती थी। ये सब मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में कवर किया है, ठीक है। देन आज मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगा एक व्यक्ति है जिनसे मैं थोड़ी सी आपकी पहचान कराना चाहता हूँ, वो है मिकेल गॉर्बाचेव। देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी जो थी ना, उन्होंने 1985 में उनको लगा जब स्थितियां बिल्कुल हाथ से जा रही हैं तो अब क्या करना चाहिए, तो कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या करा, उन्होंने एक जनरल, यानी कि आप कह सकते हैं चेयरमैन चेंज कर दिया अपना, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी को होल्ड करने वाला, उसके डिसीजन लेने वाले व्यक्ति, उसको बदल दिया और उसे बनाया। अब जो व्यक्ति बना था उसका नाम था मिकेल गॉर्बाचेव। अब मिकेल गॉर्बाचेव को बनाने का ये रीजन था कि वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे मिकेल गॉर्बाचेव से कि भाई अब आप आए हो तो हालात सुधार दो थोड़े से। जो स्थिति हो रही है अब रशिया में कि लोग, मतलब लोगों के बीच में त्राहिमाम मच रहा है, या लोगों के बीच में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी खत्म हो चुकी है, या दूसरे देशों का इन्फ्लुएंस इतना बढ़ रहा है रशिया के अंदर, तो कुछ कीजिए आप। आपसे उम्मीद यही है कि आपको जब कम्युनिस्ट पार्टी का हेड बनाया, जब आपको चेयरमैन बनाया, तो कोई ऐसे बदलाव लेके आइए। तो मिकेल गॉर्बाचेव ने क्या करा, यहाँ पे 1985 के अंदर 2 रिफॉर्म्स लेके आया वो, ठीक है। और ऐसा भी माना जाता है कि वो रिफॉर्म्स लाने के तुरंत बाद ही उसकी जो पृष्ठभूमि है, यानी कि जो बेस है डिसइंटीग्रेशन का, वो तैयार हो गया। यानी कि पहले प्रोसेस तो चल ही रहा था, लेकिन प्रोसेस जो था वो और थोड़ा इंटेंस हो गया जैसे ही ये 2 डिसीजन आ गए। अब वो 2 डिसीजन क्या थे, मिकेल गॉर्बाचेव ने कुर्सी पे आते के साथ, यानी कि जब वो कम्युनिस्ट पार्टी के हेड बने, चेयरमैन बने, तो उन्होंने बोला कि हम पहला बदलाव तो ये करेंगे कि हम वेस्ट के साथ रिश्ते नॉर्मल करेंगे। अब देखिए, ये पूरी तरह से एक 180 डिग्री टर्न था अपनी सिचुएशन से। यानी कि पहले तो आप आइडियोलॉजी के लिए लड़ रहे हो, आर्म्स रेस कर रहे हो, आपकी जनता परेशान क्यों है, क्योंकि आप आर्म्स रेस के चक्कर में दूसरे देशों पे, अफगानिस्तान वॉर के चक्कर में आपने कई हथियार खरीदे, उसमें आपको बहुत सारा पैसा गया, इकोनॉमी डाउन चली गई, लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं, जो आपने कहा हम रिसोर्सेज बराबर बांटेंगे, वो आप बराबर बांट ही नहीं पाए। तो यहाँ पे जब आपने बिल्कुल 180 डिग्री टर्न ले लिया कि नहीं हम तो नॉर्मलाइज कर लेंगे रिलेशन वेस्ट के साथ में, यानी कि अब आप तो सब नॉर्मल पे लाना चाहते हो, तो फिर इतनी सारी लड़ाई क्यों, इतना सारा स्ट्रगल क्यों करना पड़ा लोगों को। तो एक तो ये जो फ्लिप करा इन्होंने सिचुएशन से, आप इसको बोल सकते हो ऑलमोस्ट फ्लिप था ये अपनी सिचुएशन पे, कि जो आपका स्टैंड पहले था वेस्ट की तरफ, आप उसको बिल्कुल चेंज कर रहे हो। देन डेमोक्रेटिक सोवियत यूनियन, यानी कि पहले मैंने आपको बताया कि किस तरह से ये सोशलिज्म का डंका बजाते थे कि अब सोशलिस्ट तो हम ही हैं, पूरी दुनिया में हम ही ठेकेदार हैं सोशलिज्म के। लेकिन कैसे जब ये सिचुएशन बदली, तो यहाँ पे पहले जो सोशलिज्म और कम्युनिज्म का डंका बजता था रशिया की तरफ से कि नहीं हम ही पूरे मतलब कंट्रोल करते हैं, होल्ड करते हैं पूरी दुनिया में, सोशलिज्म एक हमारी आइडियोलॉजी है, हमारे यहाँ से ही जन्म हुआ है इसका, ठीक है। तो किस तरह से इस आइडियोलॉजी से बदल के उनको बनना पड़ा डेमोक्रेटिक, ठीक है। अब चाहते थे, ये मिकेल गॉर्बाचेव का कहना था कि अब हम, क्योंकि लोगों को सेटिस्फाई करना था, लोगों को साथ लेना था, तो उन्होंने बोला अब हम डेमोक्रेसी लेके आएंगे। देन अगर बात करें, देखिए ये 2 जो इनके रिफॉर्म्स रहे, अब ऐसा बोला जाता है कि अब जैसे कम्युनिस्ट पार्टी के भी कई लोग हैं, उनका ऐसा मानना है कि भाई मिकेल गॉर्बाचेव ने ये जो बदलाव लेके आए ना, ये बदलाव सही नहीं रहे, यानी कि तो बदलाव बहुत जल्दी आ गए। कुछ लोगों का ऐसा मानना है, यानी कि अलग अलग विचार थे, कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि बदलाव आने नहीं चाहिए थे, आपको जो सिचुएशन थी उसको हैंडल करना चाहिए था। कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जो खुद थे इनके पीछे, जो समय साइड डिसीजन में साथ दे रहे थे, लेकिन जब डिसइंटीग्रेशन हो गया तो उस डिसीजन के बाद वो बोलते हैं कि इन्होंने बदलाव ठीक से नहीं किया, बहुत जल्दबाजी कर दी, ठीक है। देन अगर बात करें तो इनके इफेक्ट्स क्या रहे, देखो बदलाव हुए, इसी की वजह से डिसइंटीग्रेशन हुआ, मैंने बताया, तो इसके इफेक्ट्स भी रहे होंगे, यानी कि कुछ फर्क भी पड़ा होगा बाद में बदलाव से। तो इफेक्ट क्या रहे, एक तो जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज है, मैंने आपको बताया था एक ये वाला पार्ट था, जैसे कि आप मानिए ये यूरोप का हिस्सा है, तो इसमें जो कंट्रीज है, वेस्टर्न जो पार्ट था ये कहीं ना कहीं अमेरिका के होल्ड पे था, और यहाँ पे कुछ कंट्रीज थी यूरोपियन, और रशिया के अंदर भी कुछ कंट्रीज थी, जैसे मैंने आपको बताया यूएसएसआर में भी वो 15 कंट्रीज थी, ठीक है, 15 कंट्रीज आसपास इंक्लूडिंग रशिया।
तो ये जो कंट्रीज थी ना कहीं स्ट्रगल कर रही थी, क्योंकि यूएसएसआर में रशिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था। तो इन कंट्रीज ने क्या करा कि ये इनको मौका मिल गया, इनको पता चल गया कि अब जो है ना, जैसे कि सामने वाला बिल्कुल सरेंडर्ड फॉर्म में है, इन्हें पता है भैया वो वेस्ट के सामने सरेंडर कर रहे हैं, वो वेस्ट से मिलना चाहते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं इनकी पावर वेस्ट से कमजोर पड़ गई। तो ऐसे में ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जो थी उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको अब वो ये मौका मिल चुका था कि रशिया कहीं ना कहीं, सॉरी यूएसएसआर कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा है वेस्ट के सामने। तो इन कंट्रीज ने प्रोटेस्ट करना, ये अलग होने के लिए जद्दोजहद करना शुरू कर दिया। देन अगर बात करें तो एक रैपिड एस्केलेशन हो गया, यानी कि हर व्यक्ति चाहता था जो कि रशिया के इन्फ्लुएंस से परेशान था यूएसएसआर में, वो चाहता था कि ठीक है अभी मौका मिल रहा है, अगर ये लोग सरेंडर्ड पोजीशन में तो चलो निकलते हैं यहाँ से। तो रैपिड एस्केलेशन शुरू हो गया। इन बदलावों के चलते जो देश थे, जो कंट्रीज थी, वो अब यूएसएसआर का हिस्सा नहीं रहना चाहती थी, वो यहाँ से भागना चाहती थी, और वो या तो अमेरिका की छांव में जाना चाहती। अमेरिका के साथ जाना थोड़ा सेफ भी था, क्योंकि जब मान लो कभी, अभी तो रशिया अनस्टेबल है या यूएसएसआर अनस्टेबल है, लेकिन कल को अगर वो स्टेबल होता है तो इन कंट्रीज पर युद्ध करके वो वापस कब्जा कर सकता है। तो ऐसे में इन्हें किसी ऐसे देश का सहारा लेना पड़ेगा, किसी ऐसे देश के साथ जाना पड़ेगा जो इन्हें रशिया के खिलाफ मदद करे फ्यूचर में। तो रैपिड एस्केलेशन हुआ। अब इसी में एक व्यक्ति भी थे इंपॉर्टेंट, बोरिस येल्त्सिन करके। देखिए ये व्यक्ति कौन थे, इन्होंने रशियन रिपब्लिक पार्टी बनाई और उनको उस समय नेशनल हीरो भी बोलते हैं। यानी कि ये जो पूरा रिफॉर्म चल रहा था, ये एस्केलेशन चल रहा था, कहीं ना कहीं उसमें एक पार्टी बना के इन्होंने लोगों को ऑप्शन दे दिया। ठीक है, वहां की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके अगेंस्ट में एक ऑप्शन दिया। बोरिस येल्त्सिन इनका नाम था, रशियन रिपब्लिक पार्टी इन्होंने बनाई थी और इनको नेशनल हीरो भी उस समय बोला गया इस दौर के दौरान ही। ठीक है, देन अगर बात करें तो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जो थी ना, अब ये सोवरेन पावर बनना चाहती थी। मतलब जैसा मैंने बताया, इनकी कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी थी कि अब रशिया या यूएसएसआर जो है ये बिल्कुल बैकफुट पे आ चुका है, कमजोर पड़ चुका है वेस्ट के सामने। तो यहाँ से एक अच्छा मौका है कि हम एक नए सोवरेन देश बने, या तो हम किसी के अंडर जाके या किसी दूसरे बड़े देश के साथ जाकर के थोड़ा आसान जीवन जी सकें, स्ट्रगल ना करना पड़े हमें। क्योंकि मैंने आपको बताया कि यूएसएसआर में रशिया का डोमिनेंस पीक पे था, वो किसी की सुनते नहीं थे अपने आगे, और कम्युनिस्ट पार्टी में बहुत बड़ा होल्ड रशिया का ही था। बहुत बड़ा क्या, आप समझ लीजिए ऑलमोस्ट कम्युनिस्ट पार्टी रशिया की तरफ से ही काम करती थी। तो 15 जो कंट्रीज थे उनको बिल्कुल किसी डिसीजन में इन्वॉल्व नहीं किया जाता था, तो वो यहाँ रशिया के साथ स्ट्रगल ही कर रही थी एक तरह से यूएसएसआर में। देन अगर बात करें तो और क्या इसके फर्क रहे, यानी कि देखिए इसके इम्पैक्ट क्या पड़े बाद में। और दिसंबर 1991 में यूक्रेन, बेलारूस और रशिया खुद इवन ये यूएसएसआर का हिस्सा नहीं रहे, और यहाँ से जब मेन जो पावर थी यही अलग हो गई, यानी कि यूएसएसआर का हिस्सा बनके नहीं रहना चाहता था। तो ऐसे में यूएसएसआर यहाँ पे डिसबैंडेड हुआ, या आप कह सकते हैं डिसइंटीग्रेट हुआ, कई हिस्सों में टूटा। यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी को बैन कर दिया गया, और अब इन्होंने नई आइडियोलॉजी ली, कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी की। ठीक है, कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी अभी थोड़ा सा कम हो गया वापस, जब इनका इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा रशिया के पूरे वर्ल्ड पे, तो वापस अपनी आइडियोलॉजी पे आ गई। लेकिन एक बार तो इस आइडियोलॉजी को इनको यानी कि ट्रांजिट करना ही पड़ा, जो इनकी सोशलिज्म वाली आइडियोलॉजी थी उससे थोड़ा बैकफुट पे जाके कैपिटलिज्म को एक्सेप्ट करना पड़ा। और वहीं से कहीं ना कहीं ये स्टार्ट हो गया कि अमेरिका अब एक सुपर पावर बन चुका है, क्योंकि उसने एक दूसरी सुपर पावर बनने वाले कंटेंडर को कैपिटलिज्म में ले आया था वो। ठीक है, अब यही जो एक्चुअली एक टॉपिक पे आएगा आपकी, एक शॉक थेरेपी, यही टॉपिक है कि जो आप अपनी आइडियोलॉजी से शिफ्ट हुए कैपिटलिज्म की तरफ, इसी को बोलते हैं शॉक थेरेपी। यानी कि जो प्रोसेस रहा ट्रांजिशन का, एक दौर से दूसरे दौर में जो आप ट्रांजिशन कर रहे हो, इसी प्रोसेस को बोला गया शॉक थेरेपी बाद में। हालांकि उसके भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं, क्या सिचुएशंस रहे, वर्ल्ड बैंक की क्या रोल रहा, या फिर आईएमएफ का क्या रोल रहा, तो ये सारी चीजें आप उसमें पढ़ोगे। देन अगर आप बात करो तो एक सेंट्रल एशियन मेंबर्स, यानी कि आप सेंट्रल एशियन कम्युनिटी बनी, सीआईएस बनी, फाउंडिंग मेंबर्स भी थे उसके, यानी कि एशिया के कुछ देशों ने मिलकर कम्युनिटी बनाई, और उन्होंने इन 15 देशों को कहीं ना कहीं सपोर्ट किया उस समय पे। देन अगर बात करें तो ये कुछ मेन फैक्टर्स, अगर आप क्रक्स बात करें ना कि इन टोटल हुआ क्या, तो अगर क्रक्स की बात करें तो सारे इंपैक्ट में, यानी कि अगर पूरा यूएसएसआर टूटा तो उसका मेन अगर आप क्रक्स है तो वो ये है कि एक तो सक्सेसर, जैसे कि मैंने बताया जायदाद का पूरा वारिस यूएसएसआर का बना रशिया, यानी कि इससे रिलेटेड हर चीज रशिया के पास चली गई। यूएनएससी में एक परमानेंट मेंबर की सीट है, वो जब मैं आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाऊंगा तो उसमें यूएनएससी एक सीट आएगी, जिसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बोलते हैं। इसमें 5 परमानेंट मेंबर है। 5 परमानेंट मेंबर, यानी कि वो देश हैं जो 1945 में विनर्स भी रहे हैं, उसमें से भी देश हैं, और उनका कहीं ना कहीं वर्ल्ड पे इन्फ्लुएंस ज्यादा है। तो वही 5 देश हैं जो बड़े डिसीजंस में, जिनके पास वीटो पावर होती है। वीटो मतलब अगर कोई एक देश भी वीटो लगा देता है तो वो डिसीजन नहीं हो सकता इंटरनेशनली, तो कम से कम। तो यूएनएससी में ये देशों में जो यूएसएसआर की सीट थी वो मिल गई रशिया को, जबकि और भी 15 देश थे इसके साथ जो ब्रेक डाउन हुए थे, लेकिन वो सीट किसके पास गई, रशिया के पास। देन अगर बात करें तो सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज, यानी कि यूएसएसआर की दूसरे देशों से करी हुई कोई भी ट्रीटीज हो गई, कोई भी अलायंसेज हो गई, कोई भी कमिटमेंट हो गई, कोई भी ट्रेड से रिलेटेड कोई संधि हो गई, ये सारी चीजें जो है वो रशिया के पास
चली गई ऑटोमेटिक, यानी कि सारा व्यापार जो था यूएसएसआर का वो रशिया को मिल गया, 15 देशों को कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, देन अगर बात करें तो अब मैं आपको बताऊंगा रीजंस क्या है। ये हमारा इसी चैप्टर का एक और टॉपिक है आने वाला, क्योंकि डिसइंटीग्रेशन क्यों है, ये डिसइंटीग्रेशन के क्या रीजंस रहे। तो अगर रीजंस है, एक तो मैंने आपको बताया कि जो इंटरनल डेमोक्रेसी थी वो तो वीक हो गई थी, वहां पे वीक वो जब भी हो गई थी जब कम्युनिस्ट पार्टी रिसोर्सेज होल्ड करने पे आ गई थी। देन अगर बात करूं तो एक सीवियर कंज्यूमर शॉर्टेज होगी, जो मैंने आपको बताया कि रीजन रहे, अफगानिस्तान वॉर आपने कर ली, आपको आर्म्स रेस करनी है, आपको हर चीज में वेस्ट से कंपटीशन करना है कि टेक्नोलॉजी उनसे अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, मेरे पास रिसोर्सेज उनसे ज्यादा होने चाहिए। तो जब आप इस तरह के आर्म्स रेस करने आएंगे तो आपका बहुत खर्चा होगा, और ये खर्चे की वजह से वहां क्या होगा कि बेसिक जो कंज्यूमर वाली चीजें होती है ना, जो डोमेस्टिक चीजें होती है यूज करने की, उसकी शॉर्टेज पड़ने लगी। और एक तरह से ऐसा माने जाने लग गया, जैसे देखिए आपके रिसोर्सेज तो बहुत है, लेकिन जब आपकी जनता भूखी सो रही है, आपकी जनता के पास पैसा नहीं है, आपकी जनता के पास कैश अमाउंट नहीं है, उनके पास अपनी बेसिक लाइफ की जो जरूरत है वो पूरी करने के लिए जो चीज मतलब आपके चीजें नहीं है, तो ये सारी चीजों में इस सिचुएशन को माना गया कि इकोनॉमिक स्टैग्नेशन आ गया, यानी कि एक तरह से वहां पे अर्थव्यवस्था उथल पुथल हो चुकी है रशिया में, ऐसा मानने जाने लग गया। ठीक है, देन और एक ये भगदड़ का माहौल भी मचा, यानी कि जब आप अगर इकोनॉमिक स्टैग्नेशन की बात करें तो हर व्यक्ति अनसेफ फील करने लगा, तो वो दूसरी देश में जाएगा या वहां से भागने की कोशिश करेगा डेफिनेटली। देन अगर बात करें रिसोर्सेज की, तो मैंने आपको कहा ना मेजर रिसोर्सेज जो थे यूएसएसआर के, जो रिसोर्सेज थे ज्यादा, वो न्यूक्लियर वेपन्स में, मिलिट्री में या फिर सैटेलाइट में, इन सारी चीजों में वेस्ट कंपटीशन, यानी कि वेस्ट से कंपटीशन करने में ही जा रहा था, जो कि एक तरह से इकोनॉमिक बर्डन बना, क्योंकि आपकी जनता के पास वो बेसिक चीजें नहीं है, लेकिन आपको इन चीजों के लिए कंपटीशन करना है वेस्ट से, अमेरिका से। देन पीपल बिकम अवेयर ऑफ वेस्ट, यानी कि लोगों को ये धीरे धीरे समझ आने लगे जब सिचुएशन आई कि वेस्ट कंट्रीज जो है वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है एज कम्पेयर टू यूएसएसआर, तो उन लोगों ने क्या करा, इस जगह को छोड़ के, यूएसएसआर को छोड़ के वो उन देशों की तरफ जाने लगे जो कहीं ना कहीं या तो वेस्ट का हिस्सा बनेंगे या सॉवरेन रहेंगे, क्योंकि उन्हें ये सिचुएशन तो समझ आ गई कि अब यूएसएसआर का तो कुछ नहीं होगा, यहाँ तो इकोनॉमिक उथल पुथल हो चुकी है, अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी है। तो लोग जो थे वो बहुत जल्दी अवेयर हो गए कि यहाँ वेस्ट जो है वो ग्रो कर रहा है और यूएसएसआर अभी उसके सामने कुछ भी नहीं है। देन अगर बात करें तो यहाँ पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल शॉक भी था, क्योंकि पॉलिटिकल शॉक तो इसलिए था क्योंकि एक आइडियोलॉजी आपकी बदलती गई। आप जहाँ पे फेवर कर रहे थे कि हम सोशलिस्ट बनेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, जो आपने ड्रीम्स दिखाए लोगों को, तो वो पॉलिटिकल तो आप डाउन हो गए, यानी कि आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी तो वेस्ट के सामने झुक गई थी पूरी तरह से। देन साइकोलॉजिकल शॉक भी था, मैंने आपको बताया ना, एक शॉक थेरेपी जो मैंने आपको बताया, अभी टॉपिक आएगा। तो साइकोलॉजिकल शॉक इसलिए कि जो आप ट्रांजिशन का फेज था ना, आपने जो सोशलिज्म से अब आपको कैपिटलिज्म में शिफ्ट होना पड़ रहा है, जो आपकी इकोनॉमी शिफ्ट हो रही है, जो आपके पावर रिलेशन शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें साइकोलॉजिकल शॉक था किसके लिए, यूएसएसआर के लिए। देन एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल स्टैग्नेट, जो मैंने बताया आपको कि यहाँ जो इकोनॉमी की हालत हो रही थी ना, वही वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की हो रही थी। एडमिनिस्ट्रेशन को भी समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से देश अलग जा रहे हैं, वो 15 कंट्रीज अलग होने की कोशिश कर रही है, कोई सॉवरेन रहना चाहता है, कोई किसी का हिस्सा बन रहा है, कोई अमेरिका के पास जा रहा है, तो यानी कि देश भी हमारे हाथ में नहीं है, यहाँ पे पॉलिटिक्स भी हमारे हाथ में नहीं बची, यानी कि हर चीज में अप डाउन शुरू हो चुके थे। देन वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी जिसका 70 साल से राज चल रहा था, ये इसका एक बड़ा कारण है कि यहाँ पे ये सिचुएशन देखने मिली कि कम्युनिस्ट पार्टी का 70 साल का जो रूल था उससे लोग सेटिस्फाई नहीं थे, लोगों को खुशी नहीं थी कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर, ये रिसोर्सेज वैसे बांट नहीं सकते थे या बांट नहीं पा रहे थे जैसा इन्होंने वादा किया था। देन अगर बात करें तो कम्युनिस्ट पार्टी का एक बड़ा रीजन ये भी था कि अनअकाउंटेबल नहीं, मतलब आप माफ कीजिएगा, अनअकाउंटेबल थे, यानी कि वैसे तो इनको अकाउंटेबल होना चाहिए, पर जब आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं तो आपको जवाबदारी होनी चाहिए कि मैं अगर ऐसा कर रहा हूँ या ऐसा डिसीजन ले रहा हूँ एज ए पार्टी, हम ऐसा कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं, या हम इसको कब तक सही कर सकते हैं सिचुएशन को, कि आप लोगों को रेगुलर आप कमिटमेंट्स करें या लोगों के कॉन्टेक्ट में रहें। ऐसे में लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी को लगता था हम सिंगल रिसोर्स होल्ड कर रहे हैं, हमारे सामने कोई पार्टी तो है नहीं, तो ये अनअकाउंटेबल थे अपने केसेस में, यानी कि किसी से जवाब देने की इनको जरूरत लगती नहीं थी। देन अगर बात करें तो लोगों का सपोर्ट, क्योंकि ये फैक्टर्स जो है ना धीरे धीरे नीचे फैक्टर्स की तरफ मूव करने लग गए कि जब आप जवाबदारी नहीं होगी, आप अनअकाउंटेबल रहेंगे, तो लोगों का सपोर्ट आपके ऊपर से जाने लग जाएगा। और उसका रीजन भी था, आप लोगों को दिख रहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन काफी स्लो है, यानी कि रिएक्शन टाइम बहुत ज्यादा है, एडमिनिस्ट्रेशन से जो रिएक्शन टाइम है सिचुएशंस को लेकर के बहुत स्लो है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन मस्त है, अपने वो रिसोर्सेज होल्ड करे हुए, उन्हें पता है ठीक है लोग जाएंगे कहाँ, पार्टी तो एक ही ले देगी कम्युनिस्ट पार्टी, तो एडमिनिस्ट्रेशन का रिएक्शन टाइम बहुत ज्यादा है। देन करप्शन वहां पे बहुत ज्यादा है, मैंने आपको बताया ब्यूरोक्रेटिक है लेकिन करप्ट बन चुकी थी कम्युनिस्ट पार्टी। और सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी कि सेंट्रलाइजेशन होता है
कि सारी पावर, सारे स्टेट की पावर, सारे देश की पावर एक ही जगह सेंट्रलाइज है, एक ही पार्टी के हाथ में, जो कि थी कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये सेंट्रलाइज पावर से भी लोग थोड़ा सा घबरा गए थे। देन अगर बात करें तो नेशनलिज्म की फीलिंग राइज होगी। जब ये सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट होंगे तो ये सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करेंगे नेशनलिज्म को। नेशनलिज्म का क्या होगा, हर व्यक्ति जो चाहता था वो राष्ट्रवाद की भावना आ चुकी थी उसमें, यानी कि या तो वो आजादी चाहता था कम्युनिस्ट पार्टी से, एक नई व्यवस्था चाहता था, पॉलिटिकल सिचुएशन नहीं बनाना चाहता था अपने देश के लिए, हम खुद के लिए। तो ऐसे में यहाँ पे नेशनलिज्म बढ़ा। और देन अगर बात करें तो ये नेशनलिज्म कहीं ना कहीं रीजन बना डिसइंटीग्रेशन, यानी कि जब या तो आप अलग हो जाओ या आप हमारे लिए सिचुएशन वैसी क्रिएट कर दो कि हम आपके साथ रहे, अदरवाइज हम आपसे, यानी कि हम सॉवरेन नेशन बनना चाहते हैं, आपसे अलग होना चाहते हैं। तो ये सारे रीजंस रहे कि क्यों रशिया डिसइंटीग्रेट हुआ। देन एक बात करें तो एक टॉपिक की, तो उससे पहले मैं आपको बताऊं थोड़ा सा कि डिसइंटीग्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे। कॉन्सिक्वेंसेस का सीधा सीधा मतलब है, बार बार आपके वर्ड आ रहे तो कंफ्यूजन रहेगा कि रीजन कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। रीजन तो एक्चुअल में वो सिचुएशन की क्या रहे फैक्टर्स कि हाँ ये क्यों हुआ होगा, और कॉन्सिक्वेंसेस की मतलब वो हो चुका है उसके बाद क्या इफेक्ट रहे उसके। तो देखिए अगर ये सारा डिसइंटीग्रेशन हुआ तो इसके इफेक्ट भी रहे होंगे। इतना बड़ा स्टेट था यूएसएसआर, 15 कंट्रीज को जोड़ करके एक हिस्सा बना हुआ था, बहुत बड़ा एरिया, यानी कि ऐसा कहा भी जाता है कि यूएसएसआर इतना बड़ा एरिया है कि अगर आप उसको ट्रेन से स्ट्रेट लाइन में क्रॉस करने की कोशिश भी करो तो 8 दिन उसको क्रॉस करने में लग जाए, इतना वाइड एरिया। उसको जब एडमिनिस्टर करने की बात आती है या उसको डिसइंटीग्रेट किया गया होगा जब, तो आप सोचिए कि किस तरह से बाउंड्रीज, हमने तो 2 देश अलग करे पार्टीशन में, तो कितनी प्रॉब्लम आ गई बाउंड्रीज में। तो जब 15 स्टेट्स अलग हुए होंगे तो किस तरह से बाउंड्रीज डिफाइन हुई होगी, किस तरह से आज भी बाउंड्रीज को लेकर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होंगे। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने मिलेंगे आपको कि क्या उसके आफ्टर इफेक्ट्स है। एक तो अगर एक तरह से आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं एक आउटकम की, कोल्ड वॉर जो थी ना वो खत्म हो गई, यानी कि 1945 के आफ्टर से लेकर के ऑलमोस्ट 1991 और 2 के बीच में जब ये डिसइंटीग्रेशन हो गया तो ये कोल्ड वॉर पूरी तरह से अब खत्म हो गई। यानी कि अभी आइडियोलॉजिकल वॉर जो थी वही किसी तरह से इसको मतलब आप कह सकते हैं कि एंड पे आ गई है। क्यों? क्योंकि आप सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म आपको न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में नहीं देखने मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली ऐसा माना जा रहा है कि कैपिटलिज्म ने अब सोशलिज्म को हरा दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं रशिया को भी या यूएसएसआर को भी अब कैपिटलिज्म एक्सेप्ट करना पड़ा। देन आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट की बात अगर करें तो मैंने आपको बताया कि वो जो सोशलिज्म कैपिटलिज्म चल रहा था वो न्यूज़पेपर हेडिंग सब बंद हो जाएगी, क्योंकि ये कोल्ड वॉर खत्म हो चुकी है। तो आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट भी अब पूरी तरह से शांत हो गया। एंड ऑफ आर्म्स रेस जो ये लगे हुए थे धारदार हथियार बनाने में, न्यूक्लियर वेपन्स क्रिएट करने में, ठीक है, अलग अलग केमिकल वेपन्स डेवलप करने में, तो ये सारी चीजें भी अब कहीं ना कहीं रुकेगी, यानी कि ब्रेक लगेगा। ब्रेक तो हालांकि आज भी नहीं लगा है। डिसआर्मामेंट की बात हुई कि हम हथियार नहीं बनाएंगे, ऐसे जानलेवा हथियार नहीं होंगे जो मानव जाति के लिए बहुत खतरनाक होंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा ब्रेक लगा है कि जो 100 की स्पीड से काम हो रहा था आर्म्स बनाने का, वो स्पीड थोड़ा सा 50-40 पे आई होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं रशिया सरेंडर कर चुका था उस सिचुएशन में। यूएसएसआर वेस्ट के सामने अब टिक नहीं पा रहा था। देन पावर रिलेशन चेंज हो गई। ये थोड़ा क्लास की सिचुएशन में जाइए आप कि सपोज क्लास में एक बच्चा है, वो टॉपर आ रहा है, तो उसकी ग्रुपिंग्स बहुत जल्दी हो जाएगी, सब उसके फ्रेंड बनना चाहेंगे। लेकिन मान लो अगले साल या 6 महीने बाद हाफ ईयरली के रिजल्ट के बाद फाइनल का रिजल्ट आया, फाइनल में टॉपर वो हो गया जो पहले 3rd या 4th 5th रैंक पे था, तो पावर रिलेशन चेंज हो जाएंगे। अब जो दोस्त टॉपर के बनना चाहते थे वो शायद उस बच्चे के बनना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि अरे टॉपर चेंज हो गया क्लास में, तो यानी कि अब उसकी भी दोस्ती बढ़ जाएगी उन बच्चों से, कहीं ना कहीं उसका रिलेशन बदलेगा क्लास में बच्चों के साथ में, क्योंकि पहले वो हेडलाइन का हिस्सा नहीं था ना, वो टॉपर नहीं था, लेकिन अब वो हेडलाइन का हिस्सा बना, तो यानी कि पावर रिलेशन भी चेंज हो गए क्लास में। तो यानी कि वैसे यहाँ पर जो यूएसएसआर और आप कह सकते हैं अमेरिका के बीच में जिन 2 देशों से अलायंसेज और रिलेशंस थे, वो पावर रिलेशन कहीं ना कहीं शिफ्ट हुए होंगे अमेरिका की तरफ ज्यादा, इसका बेनिफिट अमेरिका को मिला होगा। देन अगर बात करें तो यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया। ये जो लड़ाई थी द एंड ऑफ बायपोलरिटी, 2 पोल्स थे यूएसएसआर और अमेरिका, पोल्स टूटे, खत्म हुए, यूएसएसआर ब्रेकडाउन हो गया, तब यूनिपोलर वर्ल्ड बना, जिसमें यूएस जो था यानी कि आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए जो था ये बना सुपर पावर, अल्टीमेटली इसकी जीत हुई ऐसा माना जाता था। देन जो दौर शुरू हुआ वो था लिबरल डेमोक्रेसी का, यानी कि अमेरिका ने कहीं ना कहीं वो लिबर्टी के जो गुणगान अमेरिका करता है, ये थोड़ी सी यूरोपियन थिंकिंग भी, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी आपने सुना होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, तो लिबरल डेमोक्रेसी का दौर आया, यानी कि लिबर्टी तो लोगों को दी जाए और डेमोक्रेसी हर स्टेट में मेंटेन की जाए, ठीक है। देन 2 और इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको पढ़ने मिलेंगे, एक तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, इनका भी रोल आपको अभी यहाँ तो नहीं, यहाँ तो आप जस्ट देख लीजिए, ये संस्थाएं जो थी ये थोड़ा सा एक्टिव हो गई इसके बाद में, कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक जो थी ये क्योंकि यूएस के कंट्रोल में थी, तो कहीं ना कहीं एक्टिवली अब संस्थाओं में आपको दिखेंगी, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा ये बनी,
ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ने इनको होल्ड किया, यूनाइटेड नेशंस की संस्था ऐसा आप बोले तो। और अगर लेकिन इन्होंने क्या करा, बहुत सपोर्ट किया इकोनॉमिकली। लेकिन ये सारा सब कब शुरू हुआ, जब यूएसएसआर कहीं ना कहीं कमजोर पड़ा और पूरी दुनिया पे इम्पैक्ट पड़ा इन दो संस्थाओं का। और भी कई संस्थाएं हैं इसके साथ साथ, यूनाइटेड नेशन का भी इम्पैक्ट पड़ने लगा जब यूएसएसआर कमजोर पड़ने लग गया। तो लेकिन आपको इनका मेजर रोल जो है ये अभी शॉक थेरेपी में देखने मिलेगा कि इन संस्थाओं का क्या रोल था। देन बात करें तो न्यू कंट्री स्टैब्लिश हुई, जैसे यूएसएसआर ब्रेकडाउन हुआ तो मैंने आपको बताया जो 15 देश यूएसएसआर में थे वो 15 देश कहाँ गए होंगे, वो गए होंगे या तो कुछ आप कह सकते हैं इंडिपेंडेंट एस्पिरेशन की भी, हम आज़ाद रहना चाहते हैं, जैसे कि पार्टीशन की बात कश्मीर का था और कई राज्यों का ऐसा सपना था कि हम आज़ाद रहेंगे। लेकिन एक सिचुएशन ये होती है कि आज़ाद रहने वाले देशों के साथ क्या सिचुएशन है, मान लो जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई देश अगर आज़ाद रहना चाहता भी है तो रशिया हमेशा तो इतना कमज़ोर नहीं होगा या हमेशा तो सरेंडर पोजीशन भी नहीं होगा। तो ऐसे में रशिया क्या करेगा, कभी भी उसको कैप्चर कर सकता है दोबारा। तो इंडिपेंडेंट एस्पिरेशन रखना थोड़ा सा उस समय के लिए खतरनाक ही था। तो बेटर कई देशों ने क्या करा, वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बन गए, ईयू जो कि यूरोपियन यूनियन है, नाटो जो कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो वो समूह है जो रशिया के खिलाफ अमेरिका द्वारा बनाया गया एक संगठन है जो रशिया की एक्टिविटीज पे वॉच रखता है, यानी कि रशिया क्या कर रहा है, किस तरह से ट्रेड कर रहा है, ये सारी चीजों पर नजर रखने के लिए नाटो एक संस्था है जो उन देशों को रशिया के इन्फ्लुएंस से बचाने के लिए अमेरिका का सहारा देते हैं। तो इन संस्थाओं के साथ या तो जुड़ गए देश या फिर एक और देश जो कि मैंने आपको बताया कि यूएसएसआर का उत्तराधिकारी जो था जो कि रशिया बना, तो कुछ न्यू कंट्रीज बनने लगे, यानी थोड़ा सा वर्ल्ड ऑर्डर में आपको चेंज देखने मिलेगा। नाउ स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से में, यानी कि मैंने आपको बताया था एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर का होने वाला है वो है शॉक थेरेपी। देखिए शॉक थेरेपी क्या है कि ये जनरल एक प्रोसेस है ट्रांजिशन का। प्रोसेस कैसा है, जो मैंने आपको बताया था कि ऑथोरिटेरियन सिस्टम चल रहा था, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ने पूरा दबदबा बना रखा था, सारे स्टेट्स के जो रिसोर्सेज थे वो अपने होल्ड पे ले रखे थे। तो ऐसे में जब ये ट्रांजिशन का फेज आया, यानी कि जब स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल के बाहर चली गई और डिसइंटीग्रेशन जो था वो अपने पीक पे था, हर देश अलग होना चाहता था, तो 15 कंट्रीज इसका हिस्सा थी, वो भी इसके साथ नहीं रहना चाहती थी। तो ऐसे में जब आपने देखा होगा ना कि अगर आप जैसे साइंस में आपने पढ़ाई होगा 9-10 में कि जब कोई डेड बॉडी होती है या कोई जानवर है जिसकी डेथ हो जाती है और उसकी डेड बॉडी होगी तो उस डेड बॉडी पे बहुत जल्दी डिकम्पोजर्स आ जाते हैं, यानी कि छोटे छोटे कीड़े आते हैं जो उसको खा के खत्म करते हैं। तो वैसे ही जब वर्ल्ड को पता चला ना कि रशिया की सिचुएशन ऐसी है कि अब वो ना कुछ कर पा रहा है ना कुछ समझ पा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में वहां पे क्या हुआ कि इन लोगों ने, यानी कि इन संस्थाओं ने अलग अलग, जो मैंने आपको बताया कि अमेरिका का कुछ संस्था हिस्सा बनी, अमेरिका ने नाटो बनाया कोल्ड वॉर के दौरान, उसके अलावा अमेरिका ने जो वर्ल्ड बैंक थे, आईएमएफ था, इनका इस्तेमाल करके किस तरह से रशिया की इकोनॉमी को पूरी तरह से डैमेज पहुंचाया, वो आपको इस टॉपिक में पढ़ने मिलेगा जो कि है शॉक थेरेपी। देखिए अब शॉक थेरेपी है क्या, एक्चुअल में एक पेनफुल प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन क्या, यानी कि जो बदलाव हुआ था ना, देखो बदलाव का क्या है कि पहले मैंने आपको बताया एक सोशलिस्ट सिस्टम था, अब सोशलिस्ट सिस्टम से क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपको कैपिटलिस्ट पे शिफ्ट होना पड़ रहा है। यहाँ तक तो आपकी आइडियोलॉजी बहुत टाइट थी कि नहीं मैं तो बिल्कुल मूव ही नहीं करूंगा, शिफ्ट ही नहीं करूंगा भाई, क्योंकि आप सोशलिस्ट सिस्टम फॉलो कर रहे हो और आप पूरी दुनिया में प्रोपोगेट करने की कोशिश कर रहे हो। देन अब आपको लग रहा है कि नहीं अब तो क्या ना मेरे को शिफ्ट करना पड़ेगा, कैपिटलिस्ट होना ही पड़ेगा, मजबूरी हो चुकी है। तो ऐसे में ये जो ऑथोरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम था, जब इनको कैपिटलिस्ट सिस्टम बना पड़ा, क्या था एक्चुअली वहाँ की जो इकोनॉमी थी ना वो बहुत सेंट्रलाइज थी। सेंट्रलाइज का मतलब होता है कि इकोनॉमी का जो सारा पावर है वो सिर्फ कंसंट्रेट था कहाँ पे, कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में। लेकिन जब ये सब चीजें बदलाव होने लगा, जो ट्रांजिशन का फेज था, उसके बाद क्या मार्केट इकोनॉमी बन गया। मार्केट इकोनॉमी मतलब बाहर से आने वाली कंपनीज के होल्ड में आ गई सारी पावर। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इनको ऑथोरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम से बनना पड़ा डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम। डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम यानी कि ना ही डिसीजन इनके हाथ में थे, ना ही ये सोशलिस्ट बन के सब कुछ बराबर बांट सकते थे, क्योंकि बाहर से आने वाली कंपनियां कैपिटलिस्ट अप्रोच फॉलो करती थी, यानी कि वो अपने हिसाब से सिस्टम चलाना पसंद करती थी। तो ऐसे में अगर आप देखो तो यहाँ पर अगर ये पूरी मूवी है तो ये जो ऑथोरिटेरियन सिस्टम से डेमोक्रेटिक सिस्टम पे, यानी सोशलिस्ट से कैपिटलिस्ट बने, ये तो एक तरह से आप कह सकते हो कि एक डायरेक्शन था, ये डायरेक्टर थे, ठीक है। और एक्टर्स की बात करें तो एक्टर्स में यहाँ पे कौन कौन रोल में आता है, अगर एक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे रोल में आता है सबसे पहले तो रशिया। इसका तो खैर सबसे बड़ा हाथ था, उन 15 कंट्रीज को इस मोड पे लाना कि वो मजबूर हो जाए अलग होने के लिए, उसमें रशिया का बहुत बड़ा रोल था। सेंट्रल एशिया का रोल आता है क्योंकि इन्होंने वो स्पेस दिया अलग होने के लिए, तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज और साथ में ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जो थी, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज वो कंट्रीज जो इससे एक्चुअल में अलग हुई रशिया से, तो सॉरी यूएसएसआर से अलग हुई और रशिया के इन्फ्लुएंस की वजह से वो अलग हुई। तो ऐसे में जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी ये तीनों मिलके एक
पूरा एक कंबाइंड फिल्म बनाते हैं, यानी कि यही एक्टर्स हैं मेन, आपको किरदार में ये लोग देखने मिलेंगे। देन अगर आप बात करो तो प्रोड्यूसर्स की, कि ये एक्चुअल में किया किसने, जैसे कि मूवी होती है बिना प्रोड्यूसर के बिना प्रोडक्शन के कैसे बनेगी, तो वैसे ही जो संस्थाएं थी अमेरिका द्वारा चलाने वाली संस्थाएं थी, जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, ये हिस्सा थी UN का, यूनाइटेड नेशंस का, तो इन संस्थाओं ने इसमें थोड़ी भूमिका ज्यादा निभाई। इन्होंने इस तरह से वर्ल्ड प्रेशर क्रिएट किया कि वो देश अलग हुए, किस तरह से वहाँ की इकोनॉमी को इन्होंने एब्जॉर्ब करने की कोशिश करी। जो मैंने आपको डिकम्पोजर वाला एग्जांपल दिया कि वो छोटे छोटे जीव जंतु जो है, या छोटे छोटे की मतलब आप कह सकते हो कीड़े जो होते हैं, वो उस बॉडी को खत्म करते हैं खा खा के। तो वैसे ही इन्होंने ये डिकम्पोजर वाला काम किया, यानी कि इन्होंने वो पूरी इकोनॉमी ग्रास्प करने की कोशिश की कि ये मौका मिल गया रशिया को दबाने का, अब इसकी इकोनॉमी को पूरी तरह से हम बर्बाद कर देंगे, या तो कैपिटलिस्ट बना देंगे, तो सोशलिस्ट अप्रोच ही पूरी तरह से तबाह कर देंगे। तो ये बन गए आपके प्रोड्यूसर। यानी कि इसको अगर आप बोलो तो यानी कि ये जो सिस्टम था यहाँ पे पूरी तरह से वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम बन गया, जो कि रशिया USSR कभी भी नहीं चाहता था कि इस तरह का सिस्टम लागू हो कहां पर, USSR में। देन ये तो हो गया पूरा शॉक थेरेपी का, आपको प्रोसेस मैंने बता दिया कि शॉक थेरेपी इस तरह से। लेकिन अगर ये शॉक थेरेपी हुई तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहे, यानी कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या रहे। तो अगर कॉन्सिक्वेंसेज की बात करें तो उसमें सबसे पहले तो इकोनॉमी रूइन होगी। जैसे देखो, अगर मैं आपको कुछ वर्ड्स में बताऊं, अगर आप जैसे पूरे स्टेटमेंट्स अगर अपन याद नहीं रख पाते तो आप कुछ वर्ड्स याद रखें कि वर्ड्स में क्या हो सकता है, कि आप अपन ऐसा क्या कर सकते हैं कि कुछ वर्ड्स में अपने को याद हो जाए कि क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहे। वही पॉइंट्स मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिए। जैसे कि सबसे पहले तो रैपिड प्राइस लिबरलाइजेशन हो। क्या हुआ कि जब मैंने आपको बताया मार्केट इकोनॉमी बन गई, यानी कि अब स्टेट पावर के हाथ में कुछ भी नहीं है, स्टेट के हाथ में कुछ भी नहीं है, बाहर से जो कंपनीज आ रही है वही सारी चीजें रेगुलेट कर रही हैं। तो वो कंपनीज जब रेगुलेट करेंगी ना चीजें, तो वो प्राइस अपने हिसाब से डिसाइड करती हैं। वो डिपेंड नहीं है स्टेट के ऊपर कि भाई आप प्राइस बताओ, आप डिसाइड करके बताओ तो हम वो प्राइस में चीजों को बेचेंगे। वो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से अपने मनचाही दाम रखते थे और उसी में लोगों को चीजें अवेलेबल कराते। तो एक तो लिबरलाइजेशन जो हुआ प्राइस का वो बहुत रैपिड था, यानी कि वो एक तो शॉकिंग भी था लोगों के लिए, क्योंकि अभी तक तो स्टेट होल्ड कर रहा था, वही सारी चीजें डिसाइड करता था। अब बाहर से आने वाली कंपनी डिसाइड करती कि मैं यार सामान यहाँ पे कितने में बेचूंगा। तो एक तो ये बड़ा फैक्टर रहा। देन इसकी वजह से इकोनॉमी रूइन हुई। ये सारे फैक्टर टच करेंगे एक दूसरे को। उसके अलावा यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन देखने को मिला। मैंने आपको बताया कि सारे एसेट्स पहले स्टेट होल्ड कर रहा था, देन अगर बाहर से कंपनी आई तो प्राइवेटाइजेशन जो था वो पीक पे हो गया। प्राइवेटाइजेशन मतलब हर चीज प्राइवेटाइज हो रही थी। इसका एक बड़ा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ये वाला इसका एग्जांपल होगा कैसे प्राइवेटाइज हो रहा था। इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, यानी कि जब ये पूरा डिसइंटीग्रेशन हुआ तो सारी जो स्टेट होल्ड पावर्स थी, स्टेट की जो इंडस्ट्रीज जो स्टेट ने होल्ड कर रखी थी USSR ने, उसमें से 90% ऑफ द इंडस्ट्रीज जो थी ना वो बिक गई, प्राइवेट कंपनीज को बिक गई। और इसको लार्जेस्ट गार्बेज सेल बोला गया, यानी कि एक तरह से रद्दी बेची गई हो। उसको ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बिल्कुल औने पौने दामों में बेची गई, यानी कि अंडर वैल्यूएशन के साथ ये सारी चीजें बेची गई। एक्चुअल में जो मार्केट रेट थी वो तो मिल ही नहीं पाई, उल्टा जो रेटें मिली उसमें बेचना पड़ा। इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स यानी कि बहुत बड़ा इंडस्ट्री का चेन जो था वो USSR को प्राइवेट कंपनीज को बेचना पड़ा, इसलिए इसको लार्जेस्ट गार्बेज सेल भी बोलते हैं, जो प्राइवेट कंपनीज को बेची गई थी। यानी कि स्टेट एसेट था लेकिन प्राइवेट फर्म्स को बेच दिया गया। और देन अगर बात करो तो करेंसी डिवैल्यूएशन का, अब क्या हुआ कि यहाँ पे रशिया को थोड़ा सा पावर होल्ड करने के लिए एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ा। यानी कि अब रशिया चाहेगा कि यार मेरा सामान जो है वो बाहर जाके बिके, और जब आप एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश करोगे तो आपको कहीं ना कहीं अपनी करेंसी डिवैल्यूएट करनी पड़ेगी, यानी कि उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी ताकि आपका एक्सपोर्ट थोड़ा राइज हो। तो ऐसे में करेंसी डिवैल्यूएशन हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश थी और यहाँ पे जो बाहर से कंपनीज आ रही थी वो स्टेट एसेट होल्ड कर रही थी। यहाँ पे करेंसी डिवैल्यूएशन हो गया, यानी कि इसकी वैल्यू गिर गई। यानी कि जो वहाँ की रूबल एक करेंसी होती है जो कि USSR की और रशिया की बात में नहीं, तो वो रूबल जो करेंसी थी उसकी वैल्यू एक्चुअल में मार्केट में गिर गई। जैसे इंडिया की करेंसी रुपीज, US की करेंसी डॉलर, तो वैसे ही ये जो रूबल की वैल्यूएशन है गिर गई। इसमें एक बेनिफिट मैं आपको एक फैक्ट के साथ बताता हूँ। एक्चुअल में क्या हुआ कि जब 1945 में यानी कि वर्ल्ड वॉर 1 हुआ और वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, तो दोनों ही केसेस में क्या था कि अमेरिका इस वॉर में पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं था। यानी कि अमेरिका डायरेक्टली इस वॉर में दोनों बार में इन्वॉल्व नहीं हुआ, किसी न किसी रीजन से बाद में वो वॉर के अंदर आया और बिल्कुल एंड मोमेंट पे आया। तो बाकी देशों के कंपैरिजन में अमेरिका का युद्ध में खर्चा कम हुआ, तो यानी कि इनके यहाँ इकोनॉमी बिल्कुल बैलेंस सिचुएशन में रही। उसका एक रीजन ये भी कि थोड़ा बहुत खर्चा हुआ भी, तो अमेरिका ने इन सारे देशों को वर्ल्ड वॉर्स में हथियार बेचे, और हथियार बेचने का जो प्रॉफिट हुआ मुनाफा, तो उसका रीजन था कि जब सारे देश जो थे उनका ग्राफ डाउन जा रहा था, तो ऐसे में अमेरिका का ग्राफ राइज कर रहा था, एरोप्लेन की तरह हवा में था। क्योंकि एक तो उन्होंने जो बेचा सामान, यानी कि जो युद्ध में एसेट्स बेचे, यानी कि युद्ध में जो सामान बेचे होंगे सारे, वो सारे सामान का पैसा उनको मिला दूसरे देशों से। साथ ही साथ क्योंकि युद्ध में खुद इन्वॉल्व नहीं हो तो इतना खर्चा इनको झेलना नहीं पड़ा, जैसे कि जर्मनी को जो खर्चा झेलना पड़ा होगा, जो खर्चा जापान को झेलना पड़ा होगा, जो बाकी देशों को जो विश्व युद्ध का हिस्सा बने
उनको जितना खर्चा आया होगा ना युद्ध में, उतना अमेरिका पे असर नहीं पड़ा। तो उस समय पूरे वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी थी डॉलर, और यही रीजन है कि आज भी डॉलर की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि उस समय सारे देशों ने वो बचाने के लिए, अपनी करेंसी बचाने के लिए उसको इन्वेस्ट कर किया, डॉलर में इन्वेस्ट कर दिया। क्योंकि हमारी करेंसी की वैल्यूएशन गिर रही है तो हम उसको इन्वेस्ट कर देते, डॉलर में इन्वेस्ट करते थे, क्योंकि सबसे स्टेबल करेंसी उस समय डॉलर ही थी। रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अमेरिका युद्ध में इन्वॉल्व नहीं हुआ, उसने अपने हथियार बेचे, यानी कि अपने सारे ये जो मतलब आप कह सकते हो मोटार्स वगैरह, ये जो भी मिलिट्री एसेट्स होते हैं, ये सब दूसरे देशों को बेचे। तो ऐसे में यहाँ पर अमेरिका की करेंसी 1945 के बाद सबसे स्टेबल मानी गई, और उसका रीजन है आज भी अमेरिका की करेंसी स्टेबल ही है। देन अगर बात करें तो यहाँ पे हुआ डीरेगुलेशन। डीरेगुलेशन कैसे हुआ? अब बाहर से जो कंपनीज आ रही है, क्योंकि स्टेट के हाथ में तो कुछ है नहीं, सब प्राइवेटाइज्ड है, तो बाहर से जो कंपनीज आ रही है वो प्रोडक्शन प्लस वैल्यूएशन अपने हिसाब से करती थी, यानी कि वो प्रोड्यूस कितना करना है, कितना बेचना है, और वैल्यूएशन कितना रखना है, कितनी पे बेचना है, कितना कम करना है, ये सारी चीजों को अपने हाथ में रखती थी। तो यानी कि यहाँ से स्टेट के हाथ से सब चला गया, रेगुलेशन पूरी तरह से खत्म हो चुका था, कोई रेगुलेट करने वाला नहीं था, सब प्राइवेट ओनरशिप के अंडर था। तो इस समय ये प्रोडक्शन और वैल्यूएशन वो डिसाइड करते थे, तो इसलिए प्रोसेस में डीरेगुलेशन। तो आप चाहो तो कॉन्सिक्वेंसेस 4 पॉइंटर्स में याद रख सकते हो, अदरवाइज स्टेटमेंट्स में जाओ तो इस तरह से कि भाई फूड इंपोर्ट्स एकदम राइज हो गए थे, यहाँ पे खाने की कमी पड़ रही थी तो बाहर से खाना मंगाना पड़ रहा था। उसके अलावा विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडीज, जब एसेट गवर्नमेंट के हाथ में रही नहीं तो गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी सब्सिडीज, जो मैंने आपको बताया था चाइल्ड वेलफेयर के लिए, बुजुर्गों के लिए, या फिर उन्होंने जो भी पॉपुलेशन कवर किया था पूरा सब्सिडीज में फायदा देने के लिए, वो रिसोर्सेज बराबर बांटने के लिए, तो ऐसे में वो सारी सब्सिडीज इनको हटानी पड़ी। देन अगर रेट ऑफ इन्फ्लेशन की बात करें तो इतने सारे फैक्टर्स के बाद में महंगाई तो बढ़ेगी सही लोगों के पास, तो यानी कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो था वो भी उस समय पीक पे था। तो ये सारी चीजें, और रूबल डिक्लाइन हुआ, मैंने आपको बताया वो यहाँ पे हुआ ही था कि करेंसी डिवैल्यूएशन, जब आप एक्सपोर्ट बढ़ाना चाह रहे हो, अट्रैक्ट करना चाह रहे हो एक्सपोर्ट के लिए बाकी देशों को, तो फिर ऐसे में आपको करेंसी डिवैल्यूएशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आप क्या कह सकते हो रूबल की वैल्यू है, ये रूबल, ये करेंसी याद रखना कि ये करेंसी थी वहां पे रशिया यूएसएसआर में, तो यहाँ पे इस रूबल करेंसी की वैल्यू भी गिर गई थी। और अगर आप बात करो तो ये सिचुएशन सारी नॉर्मल कब हुई, तो ये 1992 का दौर जब डिसइंटीग्रेशन हुआ, तो इन सिचुएशंस को नॉर्मल होते होते, नॉर्मलाइज होते होते, यानी कि कब रशिया वापस बैक टू ट्रैक आ गया, बैक टू ट्रैक मतलब कब गाड़ी वापस पटरी पे पहुंची, तो उसकी सिचुएशन की बात करें तो 2000 के बाद आप ऐसा कह सकते हो, जो आपके बुक का ही पोर्शन है, बुक में लिखा है लास्ट में कि 2000 के बाद सिचुएशंस जो थी वो नॉर्मलाइज होने लगी रशिया के लिए। आप देख रहे हो कि हाँ अभी वापस बैक टू ट्रैक, और काफी अच्छा ग्रो कर दिया रशिया ने। उसका रीजन है कि एक्सपोर्ट बढ़ा दिया उन्होंने, धीरे धीरे वो एक्सपोर्ट बढ़ा है, और एक्सपोर्ट ऐसी चीजों में बढ़ा है जिससे बेनिफिट बहुत ज्यादा है, जैसे कि ऑयल में, नेचुरल गैस में, या मिनरल्स में, ये दूसरे देशों को सप्लाई चालू कर दी, जिसका रीजन था कि एक्सपोर्ट जो था वो पीक पे था। तो यही रीजन है कि पिछले कुछ सालों में रशिया की ग्रोथ भी जो है वो अनएक्सपेक्टेड थी। तो ऐसे में यहाँ पर ये सारी सिचुएशन मैंने आपको बताई कि यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट कैसे हुआ, क्या शॉक थेरेपी रहा। शॉक थेरेपी इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हिट क्वेश्चन इससे बन सकता है। देन अभी एक टॉपिक और है, इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज, जो मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट है, तो उसी को इस वीडियो में मैं अभी कंटिन्यू करता हूँ। और इंडिया के रिलेशन के बारे में, पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज और इंडिया के रिलेशन में, जैसा मैंने आपको बताया कि 1990s के बाद में देखो इंडिया ने देखा होगा कि यार जब अभी तक सारे टाइज आपके रशिया से हैं, आप अलायंसेस रशिया के साथ बना रहे हो, तो इस भरोसे पे तो आप एक देश चला नहीं सकते ना कि दूसरा देश मेरे को कंटिन्यू मदद करता रहेगा। तो ऐसे में जब 1992 के बाद रशिया अपनी एक आइडेंटिटी ढूंढ रहा है वर्ल्ड ऑर्डर में, तो इंडिया को दूसरे देशों के पास जाना एक मजबूरी थी, यानी कि आपको टाइज बनाने ही थे, क्योंकि आप एक देश के भरोसे नहीं चला सकते पूरी अपनी देश की इकोनॉमी, किसी दूसरे देश के भरोसे आप कैसे चलाओगे। तो 1992 में ये अकल आ भी गई होगी, क्योंकि इसका एक रीजन था, क्योंकि अगर डिसइंटीग्रेट हुआ तो जो खुद अपना वर्ल्ड ऑर्डर में अभी स्थान ढूंढ रहा है या जगह ढूंढ रहा है, तो वो आपको कैसे सपोर्ट करेगा। तो ऐसे में क्या था कि इंडिया और पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज जो थी ना, यानी कि इनके साथ एक अच्छा रिलेशन डेवलप करने की इंडिया ने कोशिश करी। और अभी जैसे अगर बात करूं तो चैलेंजेस बहुत सारे थे, हर्डल्स थे, चैलेंजेस थे। जैसे अगर आपको भी कोई फ्रेंड रहा होगा तो हमेशा उससे स्टेबल रिलेशन नहीं रहता है, कभी कभी झगड़ा भी हो गया, कभी लड़ाई भी हो गई, कभी आर्ग्यूमेंट्स हो गए, कभी किसी चीज को लेकर के मतभेद हो गए, छोटे मोटे डिबेट्स हो गई, वो चलता रहता है ग्रुप में। तो उसी तरह से कम्युनिस्ट कंट्रीज के साथ भी या बाकी देशों के साथ भी इंडिया के कभी ना कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट छोटे मोटे मेजर या माइनर रहे होंगे, लेकिन ऐसे में एक सिमिलरिटी इन्होंने कैसे म्यूचुअल बनाई, यानी कि हम चला सकते हैं साथ में, सपोर्ट चलाएंगे, यानी कि साथ में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और इकोनॉमी चलाएंगे। लेकिन कैसे चलाई, पॉलिटिकल सिस्टम में अगर आप बात करो तो 1947 के बाद में इंडिया एक आप कह सकते हो इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह इमर्ज हुआ। वैसे कई पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज भी अपनी एक आइडेंटिटी ढूंढ रही थी। तो यहाँ पर ये एक सिमिलरिटी है कि दोनों ही, यानी कि पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज एज वेल एज इंडिया, ये क्या देख रही थी, स्टेबल डेमोक्रेसी ढूंढ रही थी।
यानी कि अगर पॉलिटिकल सिस्टम में दोनों को ही चाहिए था एक स्टेबल डेमोक्रेसी। मैंने आपको बताया भी था लास्ट चैप्टर में कि इंडिया के साथ क्या सिचुएशन थी, एग्रीमेंट हुआ कि हम हमेशा डेमोक्रेटिक नेशन रहेंगे, लेकिन इतनी डाइवर्सिटी, इतनी वेराइटी, इतनी कम्युनिटीज होने के बावजूद आप एक डेमोक्रेसी मेंटेन कैसे करोगे ग्राउंड पे, तो ये एक चैलेंज था। तो दोनों ही देख रहे थे एक स्टेबल डेमोक्रेसी। देन अगर बात करें तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की, इंडिया ने क्या करा 1990s के बाद यहाँ पे ट्रेड लिबरलाइजेशन हुआ। मैं आपको ग्लोबलाइजेशन चैप्टर में पढ़ाऊंगा। एलपीजी करके एक सिस्टम था। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन हुआ, यानी कि हमने बाहर की कंपनीज को यहाँ आने के लिए आप कह सकते हो न्योता या इन्विटेशन दिया कि आप लिबरलाइज हैं, यानी कि हम आपको अब यहाँ पे इकोनॉमिक में हिस्सा दे रहे हैं, यानी कि आप यहाँ आओ, अपनी कंपनीज रन करो और जो टैक्सेस है वो आपको इंडिया को पे करने हैं, बजाय आप उसके आप मतलब आप उसके एवज में आप सप्लाई डिमांड पूरी चेन कंप्लीट करके अपना प्रॉफिट मार्जिन देख सकते हो यहाँ से। तो यहाँ पे 1990s के बाद इंडिया ने अपने ग्लोबल मार्केट में अपना मतलब आप कह सकते हो अपने डोर्स जो थे वो खोल दिए थे ग्लोबल मार्केट के लिए, इंडिया आने के लिए कंपनीज को। तो यानी कि 1990 के बाद इंडिया भी लिबरलाइजेशन देख रहा था। एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो ऐसे में बाहर जो पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज थी 1992 के बाद मैंने बताया कैसे रशिया डिसइंटीग्रेट हुआ, तो उसको भी कैपिटलिस्ट सिस्टम अडॉप्ट करना पड़ा, बाहर से कंपनीज को इन्वाइट करना पड़ा जस्ट टू कि वो एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट उनके पास आए, कहीं ना कहीं उनका ग्लोबल मार्केट में या वर्ल्ड ऑर्डर में उनका कहीं हिस्सा दिखे कि यहाँ रशिया का ये कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो ऐसे में दोनों पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज एज वेल एज इंडिया क्या कर रहे थे, लिबरलाइज हो रहे थे, यानी कि वो मार्केट इकोनॉमी में अब जो थे वो सेंट्रलाइज नहीं रहना चाहते थे, वो चाहते थे कि इन इकोनॉमीज को फ्री रहने दिया जाए, कंपनीज को फ्री ट्रेड करने दिया जाए यहाँ पर। देन अगर ग्रोथ की बात करें तो लिबरलाइज तो दोनों ने कर लिया साथ में, पर क्या ग्रोथ हो रही थी, तो अगर इंडिया के लिए सिचुएशन की बात करें तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया है। देन अगर बाल्टिक स्टेट्स में, जैसे कि सिर्फ बात इंडिया की नहीं हो रही यहाँ पे, बाल्टिक रीजन में भी पोलैंड नाम का एक देश है जिसने इंडिया की ही तरह, हालांकि इसको कंपैरिजन करना गलत है इंडिया की पॉपुलेशन वाइडनेस देख करके, और पोलैंड इसके कंपैरिजन में थोड़ा छोटा, लेकिन इन दोनों की अगर ग्रोथ की बात करें तो इन दोनों ही देशों ने वो अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ करी जो किसी ने सोचा नहीं था। और ऐसे में बाल्टिक स्टेट में पोलैंड और यहाँ पर इंडिया, इन्होंने एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनके बताया है इन्हीं सिचुएशंस के साथ में। जो बाकी सब पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज के साथ थी वही चैलेंजेस सबके साथ थे, वही चैलेंजेस इनके साथ थे, तो ऐसे में ग्रो हुआ। और नेक्स्ट अगर बात करें तो जियोपॉलिटिकली, अब जियोपॉलिटिकली क्या था, मैंने आपको बताया कि जियोपॉलिटिकली आप सिर्फ रशिया पे डिपेंड या यूएसएसआर पे डिपेंड आप नहीं रह सकते, क्योंकि अभी वो खुद अनस्टेबल है, तो आपकी इकोनॉमी को कैसे हेल्प करेगा। तो यहाँ पे इंडिया ने जो थे ना, सेंट्रल एशिया के बहुत सारे देश जो थे, उसके अलावा यूरोप के बहुत सारे देश जो थे, उनसे टाइज बनाना शुरू कर दिया, अलायंसेस बनाना शुरू कर दिया, ट्रीटीज बनाना शुरू कर दिया, ट्रेड से रिलेवेंट या फिर वाटर से रिलेवेंट, यानी ताकि जितने ज्यादा वो रिलेशन डेवलप कर सके, इंडिया रास्ते खोल सके ट्रेड के अपने यहाँ पे, और फॉरेन एक्सचेंज यहाँ पर आ सके, फॉरेन कंपनीज यहाँ पे आ सके, इजी ट्रेड हो सके, इंडिया ग्लोबलाइज हो सके। तो इन सारी चीजों के लिए दूसरे देशों से रिलेशन डेवलप करना भी उतना ही जरूरी था जितना रशिया से दोस्ती मेंटेन करना। देन अगर कल्चरली बात करें तो कल्चरली क्या था कि ग्लोबलाइजेशन जो था ना, यहाँ पे कल्चरल एक्सचेंज बना रहा था, यानी कि जब ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, बाहर से कंपनीज आ रही है, अभी आप देखो कि अगर आप मार्केट जाते हो तो देसी फूड के अलावा आपको यहाँ पे चाइनीज फूड भी देखने मिलेगा, थाई फूड भी देखने मिलेगा। क्या रीजन है, ग्लोबलाइजेशन हुआ तो बाहर से कंपनीज, बाहर का कल्चर, बाहर का खाना, बाहर के कपड़े, बाहर की फैशन यहाँ पे आ पाई, जिसको आप फॉलो कर पा रहे हो। अब आप जीन्स पहन सकते हो, पहले धोती कुर्ता एक देसी ड्रेस जो आप कह सकते हो पहना करते थे इंडिया में, देसी पोशाक, लेकिन उसके अलावा जब डेवलपमेंट हुआ तो आप जीन्स पहनना शुरू हुआ, फिर अलग अलग तरह से अलग अलग ब्रांड्स यहाँ पे आने लगे। ब्रांड्स के नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन स्टिल फिर भी यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स जो थे उन्होंने इंडिया में आकर के धीरे धीरे अपनी चेन बनाई, सप्लाई चेन थी, जो डिमांड्स थी वो पूरी करे, और डिमांड धीरे धीरे ग्रो भी हो गई फैशन देखते देखते। तो ऐसे में कल्चरली भी हम कहीं ना कहीं सारे देशों से जुड़ रहे हैं, सारे कल्चर को अपना रहे हैं, क्योंकि अब आप देखोगे फॉरेनर्स जो है वो यहाँ पे आते टूर करने, हम फॉरेन जा रहे हैं, ठीक है, ट्रिप्स करने, छोटी मोटी जो भी ईयरली ट्रिप्स करने जाती है, कई फैमिलीज जा रही हैं। तो ऐसे में हम क्या करें, कल्चरली अट्रैक्ट हो रहे हैं ना एक दूसरे देशों से, कि यार कोई हमारे यहाँ से अट्रैक्ट हो रहा है, हम किसी देश से अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि उनके कल्चर को हम यहाँ देख पा रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के कारण। देन अगर बात करें तो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन, जस्ट एज मैंने बोला कि बहुत सारे ऐसे संगठन बने, बाद में यूनाइटेड नेशंस बने कोल्ड वॉर के दौरान ही, और फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद बहुत सारी छोटी छोटी संस्थाएं बनी, जो कि एक मतलब आप कह सकते हैं ट्रस्ट डेवलप करने की कोशिश कर रही थी, ऐसी कोई बड़ी लड़ाई दोबारा देखने ना मिले पूरे वर्ल्ड में। तो ऐसे में जैसे यूएन हो गई, यानी कि यूनाइटेड नेशन 1945 में, देन ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन, और देन सीआईएस, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है। सीआईएस मतलब कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, यानी कि कुछ ऐसे संगठन थे जिसका हिस्सा इंडिया बाद में बना, ताकि हम सिर्फ एक तरफ ना दिखें, यानी कि एक तरफा ना दिख जाए, यूनिपोलर ना दिख जाए कि हम किसी एक पर्टिकुलर देश के साथ है।
हमें सबके साथ टाइज बनाने हैं, सबके साथ बैलेंस बनाना है, तो उसके लिए इन संगठनों के साथ जुड़ना बहुत जरूरी था। देन अब इस चैप्टर में मेरे हिसाब से सब चीजें कंप्लीट हो गई है, लेकिन जो मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट रहेंगे टॉपिक्स, एक तो इंडिया पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। किसी भी चैप्टर में जब आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में, जियो पॉलिटिक्स में जाओगे तो इंडिया का परसेप्शन हमेशा जरूरी होगा, उसको थोड़ा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। देन इसी चैप्टर में एक शॉक थेरेपी मैंने आपको टॉपिक बताया, शॉक थेरेपी भी इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप कह सकते हो ऑलमोस्ट 90+% चांसेस हैं कि वो आपके पेपर में आपको दिखेगा जरूर। तो ऐसे में ये दोनों टॉपिक थोड़ा सा आपको डिटेल में देखने, देन मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, वो आपको थोड़ा और ज्यादा हेल्प करेंगे इसी टॉपिक्स को इजी समझने में। लेकिन हाँ, कंटेंट आपको पूरा माइंड में रखना है एज इट इज, जो मैंने आपको वर्बली बताया है। और अगर किसी भी रिलेटेड कोई आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, तो मैं उसका क्विक आंसर करने की आपको कोशिश करूंगा। देन नेक्स्ट चैप्टर के साथ जल्दी मिलूंगा। थैंक यू सो मच।